नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा, लेकिन इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपने 3 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। MIM की तरफ से जारी की गई लिस्ट के अनुसार कल्पेश भाई सुंधिया वडगाम से चुनाव लड़ेंगे, अब्बास भाई नोटसोला और सिद्धपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जैन बीबी शेख वैसलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। MIM ने अब तक गुजरात विधानसभा के लिए 182 में से 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ICC ने T20 इंटरनेशनल के बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी। इस रैंकिंग में भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का जलवा नंबर 1 के पायदान पर बरकरार है। सूर्य कुमार यादव 859 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य का बल्ला नहीं चल सका था, जिसका नुकसान उन्हें रैंकिंग में 10 अंकों का हुआ है, पर फिर वह सूर्य के टॉप पर अपना स्थान काबिज रखा है। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 859 अंकों के साथ T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर कायम है। देश में चुनावी माहौल के बीच कई वादे और मुद्दे सामने आ रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम का मामला भी हिमाचल प्रदेश से लेकर में गरमाया हुआ है। कांग्रेस पुरानी पेंशन लागू करने का वादा कर रही है। इसके साथ ही कई राज्यों में इस पेंशन स्कीम को फिर से लागू किए जाने की मांग उठ रही है। इसी बीच कांग्रेस के डाटा एनालिस्ट डिपार्टमेंट के हेड परवीन चक्रवर्ती ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को नुकसान को समझाया है। परवीन चक्रवर्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात में 6.5 करोड़ यानी कि 65 मिलियन लोगों में से लगभग 3 लाख लोग सरकारी सेवा में है और पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का कर राजस्व लगभग 15% खर्च होगा। दिल्ली NCR में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के दामों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के जुलाई से सितंबर तिमाही के बीच 14% की बढ़ोतरी के साथ पूरे देश में दिल्ली NCR में घरों के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आई है। क्रेडाई, कोलियर्स इंडिया और लयासस फोरसेस ने ज्वाइंट रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक जुलाई में सितंबर तिमाही के बीच दिल्ली NCR में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में 14% का उछाल देखने को मिला है। राजस्थान कांग्रेस में मचा बवाल अभी पूरी तरह से नहीं थमा है। CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचातान ने कांग्रेस आलाकमान के नाक में दम कर दिया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इसके अलावा एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी है। इससे पहले अजय माकन ने राजस्थान में प्रभारी पद छोड़ने की इच्छा जताई है। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यभार संभालने के समय अजय माकन ने अन्य महासचिव के साथ पहले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब उन्होंने राजस्थान के प्रभारी के पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल सिंह यादव की ओर से आशंकाओं के बादल छटते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा के भीतर और बाहर चल रहे कयासों पर ब्रेक लग गया। दरअसल बुधवार को सैफई में शिवपाल सिंह की कार्यकर्ता के साथ मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में मैनपुरी से डिम्पल की उम्मीदवारी और उनके समर्थन पर चर्चा होनी थी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के ऑडिशनल सेंसस जज ने पूर्व मंत्री व NCP नेता नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज के आदेश दिए। दरअसल नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी का आरोप है। कोर्ट का आदेश है कि नवाब मलिक पर IPC 156 के तहत मामला दर्ज किया जाए। समीर वानखेड़े के चचेरे भाई संजय वानखेड़े ने वाशिम जिला अदालत में याचिका की थी और वसी याचिका का ऑर्डर आया है। संजय वानखेड़े ने पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर D सुब्बा राव ने मुफ्त की रेवड़ी वाली प्रथा को बढ़ावा देने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सरकारों को बराबर रूप से जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि सभी दल और केंद्र सहित राज्य सरकार ने मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम किया। ऐसे में किसी एक को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं BR सिन्हा मेमोरियल लेक्चरल 2022 के दौरान मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑन द पार्ट 2 ऑफ $5 मिलियन इकोनॉमी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। गुजरात के मोरबी पुल त्रासदी मामले में बुधवार को बड़ी खबर सामने आई है। मोरबी नगर पालिका ने हाई कोर्ट के सामने स्वीकार किया है कि जिस दिन पुल गिरा उस दिन भी पुल के उपयोग की अनुमति नहीं थी। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक पुल खतरनाक स्थिति में होने की रिपोर्ट के बावजूद जनता द्वारा पुल का उपयोग किया गया था। हाई कोर्ट ने मोरबी नगर पालिका के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। उसने पूछा कि कैसे बिना जनरल बोर्ड की मंजूरी ओवरे ग्रुप को दिया गया है। MOU समझौते से पुल के इस्तेमाल की अनुमति कैसे दी गई। अदालत ने मुख्य अधिकारी को
24 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। सभी सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन वितरण प्राधिकरण को जमा करना होता है। इसे नवंबर में जमा किया जाता है। जीवन प्रमाण पत्र पूरे माह में कभी भी जमा कराया जा सकता है। यदि कोई पेंशन भोगी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। वैसे तो आमतौर पर पेंशन भोगी इस बैंकों में जमा करते हैं, लेकिन इसे डिजिटल रूप से भी जमा किया जा सकता है। पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर घर बैठे ही जमा कर सकते हैं। एलन मस्क ने ट्विटर से कम 20 कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिन्होंने ट्विटर पर या आंतरिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म स्लैक के उन कार्यों की आलोचना की थी। इसके अलावा कुछ लोगों को इसलिए भी निकाल दिया क्योंकि उन्होंने आलोचना वाली पोस्ट को रीट्वीट कर दिया था। मस्क, जिन्होंने लगभग 3800 पूर्णकालिक कर्मचारी और 5000 से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों को निकाल दिया है, उन सब से छुटकारा पा रहे हैं जो उनकी आलोचना करने की हिम्मत करते हैं। प्लेटफॉर्म के केसी न्यूटन ने बर्खास्त किए गए लोगों की संख्या 20 बताया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तकनीकी लेखक गोरगली ओरोज ने ट्वीट किया है कि मस्क के खिलाफ आंतरिक रूप से बोलने के लिए लगभग 10 लोगों को निकाल दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों की घटती संख्या के बीच यात्रियों को प्राथमिकता के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक फ्लाइट में सफर के दौरान मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य था। मंत्रालय ने अनुसूचित एयरलाइनों को भेजे पत्र में कहा है कि नवीनतम निर्णय कोविड-19 प्रबंधन प्रतिक्रिया के लिए सरकार की क्रमिक दृष्टिकोण की नीति अनुरूप किया गया है। कांग्रेस पार्टी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने को लेकर कई चुनावी वादे कर रही, लेकिन अब इस योजना को लेकर पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस सदस्य परवीन चक्रवर्ती की एक टिप्पणी के बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस के भीतर आंतरिक सहमति उभरी है। 15 नवंबर को किए गए एक ट्वीट में कांग्रेस के डेटा एनालिस्ट विभाग के प्रमुख परवीन चक्रवर्ती ने सवाल किया कि क्या पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए। परवीन चक्रवर्ती ने ट्वीट में कहा है कि गुजरात में 6.5 करोड़ लोगों से लगभग 3 लाख लोग सरकारी सेवा में लगे हैं। शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं को तोहफा देने वाली है। अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स के जरिए 7000 के करीब शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में भर्ती करने जा रही। मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन 7000 के अलावा जो विभिन्न विभागों में 19000 के करीब पद रिक्त है उनको जल्दी भर दिया जाएगा, जिसकी समीक्षा वो खुद कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कि प्रत्येक साल 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसी कड़ी में प्रदेश सरकार 19000 लोगों को जल्द रोजगार मुहैया करवाएगी। इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन का समापन हो गया। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस सम्मेलन में 20 देशों ने दिग्गज आए हुए थे, जहां पीएम ने सभी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिला, जिसके बाद सुनक ने भारत को लेकर एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुनक ने भारतीय छात्रों को वीजा को लेकर अहम फैसला लिया। सुनक ने भारतीय युवाओं को यूके में काम करने के लिए हर साल 3000 वीजा देने का ऐलान किया है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस तरह की योजना के लाभान्वित होने वाले भारत पहला देश है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज यूके भारत प्रोफेशनल स्कीम की पुष्टि की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पहली बार विश्व मंच पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 27वें सत्र में हिस्सा लिया है। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में राज्य सरकार की ओर से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए जीवन शैली को लागू करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों पर तैयार कार्य योजना की प्रस्तुति करती है। हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। के बकाया पैसों को लेकर फिर एक बार ममता बनर्जी ने केंद्र की बख्शिया उखेड़ दी है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने झारग्राम से लौटते हुए पत्रकारों से सवाल जवाब में केंद्र पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि दूसरे से जब गलतियां होती है तो आप उनके पीछे ईडी और CBI लगा देते हैं, उसके बाद जब आप बड़े बड़े चुनाव करोड़ों कमाते हैं तब आपका क्या? तब ईडी और CBI को पैसे का सोर्स का कोई पता नहीं लगता है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिवसीय कार्यक्रम में झारग्राम गई हैं। बुधवार को भी राज्य के बकाया पैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि मंगलवार को ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था केंद्र या तो राज्य के बकाया पैसे दे वरना सत्ता छोड़ दे।
कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी इन दिनों साइबेरियन पक्षियों का बसेरा बना हुआ है। यहाँ पक्षियों के कोलाहटा लोगों को एक और रोमांचित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के इन पक्षियों की सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे। साइबेरियन पक्षी लोगों के आकर्षण का केंद्र तो बना हुआ है, साथ ही लोग इनका मनपसंद भोजन भी करते नजर आ रहे हैं। इन पक्षियों की पहली पसंद नमकीन की बिस्किट है। और आपको बता दें कि योगीराज श्री कृष्ण की पटरानी कहे जाने वाली कालिंदरी यमुना और आसपास के घाटों पर इन दोनों साइबेरियन पक्षी की चहचहाट गूंज रही है। बता दें अक्टूबर महीने में 12वीं किस्त के तौर पर 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि ऐसी शिकायतें हैं कि कई पात्र किसानों को भी ये राशि नहीं पहुंच पाई है। दरअसल कई किसान रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना बैंक अकाउंट और आधार नंबर गलत भर देते हैं, जिसके चलते उनके खाते में ये राशि नहीं पहुँच पाती। अगर किसानों के खाते में योग्य होने के बाद भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं पहुँच रही तो आधिकारिक ईमेल ID पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।